बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर को हम कंक्लूड करें तो याद रखें कि आज और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बड़ी तवज्जो से आपने पढ़ना है, इसको बार बार आपने रिपीट करना है, बार बार सुनना है और कोशिश करनी है कि इसको आप प्रिपेयर करें। अगर ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो समझें कि मोर देन 50% फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया। तो टॉपिक हमारा होगा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें पढ़ना है हमें डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। ये बात हमने पहले भी की थी कि रिलेटिव अबंडेंस को हम स्टडी करते हैं जिस टेक्निक से, वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा आइसोटोप्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। फिर हमने कहा कि सबसे ज़्यादा अबंडेंस है प्रोटियम की। तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें कैसे पता लगता है किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने होंगे। हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा आइसोटोप सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगा। हमें कैसे पता लगता है कि हर एक आइसोटोप का एग्जैक्ट मैस कितना होगा। तो देखिए, यही 3 क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। और थर्ड क्या है, एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप। तो हर एक पार्ट को आपने गौर से सुनना है और इन 3 क्वेश्चंस को जहन में रखना है और देखना है कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें किस पार्ट में मिला। तो टेक्निक हम कौन सी यूज़ करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उस डिवाइस को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर, या इसी को मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहा जाता है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो उन्हीं 3 क्वेश्चन का हमें आंसर देती है। कौन से 3 क्वेश्चन, एग्जैक्ट मैसेज मालूम करना, रिलेटिव अबंडेंस मालूम करना और नंबर ऑफ आइसोटोप। तो इन 3 के लिहाज से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जैक्ट मैस के बारे में हमें बताएगा। यकीनन आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है विच टेल अस अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। आप यूँ भी कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट विच विल टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। और अगर आप तीनों ही बातों को कंबाइन कर लें तो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन आ जाएगी, और वो क्या बनेगी, एन इंस्ट्रूमेंट विच विल टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप, देयर रिलेटिव अबंडेंस एंड नंबर ऑफ आइसोटोप एज वेल। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ये तीनों चीज़ें मालूम करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। आगे चलते हैं। जो टेक्निक है इन तमाम क्वेश्चन के आंसर तलाश करने में यूज़ होने वाली उस टेक्निक को क्या कहते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो सबसे पहले तो इन 2 वर्ड्स को आप क्लियर कर लीजिए। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, टेक्निक। अब टेक्निक को आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप। इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइसोटोप। It is a technique which is used to find out the relative abundance of isotope। अब अगर आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ आ जाएं तो वहाँ पर डेफिनेशन के बजाय इस पूरी टेक्निक को समराइज कर दिया गया, और टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए ही हम देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की समरी क्या है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो देखिएगा, अ टेक्निक इन विच अ सब्सटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वोलेटिलाइज्ड, कि सबसे पहले सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आयोनाइज्ड, और फिर क्या बना देंगे, आइंस बना देंगे। ये सारी डिटेल अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आयोनाइजेशन करेंगे। दीज गैशियस पॉजिटिव आयंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर
mass to charge ratio and then recorded in the form of peaks. This is called mass spectrometry. कि आयोनाइजेशन हो जाएगी, जब आयोनाइजेशन होगी तो इन पर चार्ज आ जाएगा। अब देखें आइसोटोप की डेफिनेशन क्या थी कि दे हैव डिफरेंट मैसेस। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर मैस डिफरेंट है, बेशक हर एक आइसोटोप पर चार्ज आ जाए, मैस डिफरेंट होने की वजह से मैस टू चार्ज रेशियो भी क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। बस इसी डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशियो को हम रिकॉर्ड करेंगे एक ग्राफ की फॉर्म में, पीक्स हमें मिलेंगी और इन्हीं पीक्स को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किसी भी सैंपल में कितने आइसोटोप्स हैं और कितनी कितनी अबंडेंस है। ये हर चीज़ अभी आपको क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक तीसरी टर्म को पढ़ने से पहले आपको फिर से बता दूं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या था, डिवाइस। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, टेक्निक। और मैस स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज़ अ ग्राफ। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को ग्राफ कहते हैं। तो याद रखिएगा मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हम डिवाइस को कहते हैं, जबकि ग्राफ जो हमें मिलता है लास्ट में उसको क्या कहेंगे, मैस स्पेक्ट्रम। तो मैस स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज़ अ ग्राफ इन विच मैस टू चार्ज रेशियो इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, जिसको एब्सीसा भी कहते हैं, एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, जिसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो बस मैस टू चार्ज रेशियो और अबंडेंस के दरमियान में जो हमें ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ को क्या कहेंगे, मैस स्पेक्ट्रम। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि मैस स्पेक्ट्रम क्या है, ग्राफ। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, टेक्निक। और मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। आगे चलते हैं, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो याद रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसिस एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वाज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। जो पहला मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बना वो किसने बनाया, फ्रांसिस एस्टन ने। एलिमेंट के आइसोटोप्स को आइसोलेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट मैसेज। लेकिन जो स्पेक्ट्रोमीटर आपके इस टेक्स्ट बुक में, आपके कोर्स में शामिल है, वो है नेक्स्ट डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट कीजिएगा, डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर को हमें डिटेल से आज स्टडी करने, इसके कुछ स्टेप्स इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन बड़ी तवज्जो से और बहुत गौर से हर एक चीज़ को सुनिएगा। सो दिस वाज Dempster's mass spectrometer. This was designed for the identification of elements which were available in solid state. तो पहली बात तो हमारे सामने ये आ गई कि डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर में हम किन सब्सटेंसेस को स्टडी किया करते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। डिफरेंट स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व होंगे जैसे कि वेपराइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमीटर, देन कंपैरिजन विद C12, इस सब की डिटेल हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट वेपराइजेशन। जैसे अभी मैंने कहा कि डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर में हम स्टडी करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वेपराइजेशन। द सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। सॉलिड को कन्वर्ट किया जाएगा वेपर में। जाहिर है इसके लिए हम हीटिंग फिलामेंट यूज़ करेंगे, हीट करेंगे, और जैसे जैसे हीट करेंगे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट होगा वेपर स्टेट में। द प्रेशर ऑफ दिस वेपर इज केप्ट वेरी लो, दैट इज 10 raised to power -6 to -7 टॉन। प्रेशर हम हमेशा कम रखते हैं और कितना रखा जाता है, 10 raised to power -6 to -7 टॉन। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। एट लो प्रेशर vapors remain far away from each other and ionization become easy. This is very important point for short question कि जनाब वेपराइजेशन के दौरान क्यों प्रेशर कम रखा जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं। जब प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द वेपर्स इंक्रीज हो जाएगा, और जब वेपर्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, उनकी ब्रेकेज भी आसान होगी, उनकी आयोनाइजेशन भी आसान होगी।
तो क्यों हम प्रेशर कम रखते हैं? ताकि वेपर्स एक दूसरे से दूर रहें और कोलाइड ना हो और उनकी आयोनाइजेशन भी आसानी से हो जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आयोनाइजेशन ही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेपर्स हैं, याद रखिए यहाँ पर एक बात कि हम स्टडी किसको कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस के आइसोटोप्स को। और अब उन आइसोटोप्स की फिजिकल स्टेट क्या हो चुकी हुई है, वेपराइज हो गई। ये जो वेपर्स की टर्म हम यूज कर रहे हैं ये आइसोटोप्स के लिए ही कर रहे हैं। सो दीज वेपर्स आर अलाउड टू एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर where fast moving electrons are thrown upon them. The atoms of isotopic element present in the form of vapor are ionized. अब इस सारी बात को और से समझिए कि पहले स्टेप में जब हमने वेपराइजेशन की, उसके बाद अगले स्टेप में इन वेपर्स हम कहाँ पर भेज देंगे, आयोनाइजेशन चैम्बर में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन की मदद से हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे और उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे इन वेपर्स पर, इन आइसोटोप्स पर। और जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इनसे टकराएंगे, इन वेपर्स के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आइंस बन गए, ये वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव आइंस में। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जिस भी सब्सटेंस को हमने रखा, क्योंकि हमने हीट दी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड भी ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास था वो पहले वेपराइज हो गया और फिर आयोनाइज। और कौन सा चार्ज इन पर आया, पॉजिटिव चार्ज। यानी अब इन आइसोटोप के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं गैसियस पॉजिटिव आइंस। क्या टर्म यूज करेंगे, गैसियस पॉजिटिव आइंस। आयोनाइजेशन क्योंकि हो चुकी हुई है, तो अब हम कहेंगे दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस ऑफ आइसोटोप्स हैव देयर ओन मास टू चार्ज वैल्यू। भाई हर आइसोटोप का मास तो डिफरेंट था ना, तो जब मास डिफरेंट होगा तो चार्ज आने के बावजूद भी हर आइसोटोप की मास टू चार्ज रेशो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इसी डिफरेंट मास टू चार्ज रेशो की बेस पर हम इनको सेपरेट भी करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमने वेपराइजेशन कर ली, हमने आयोनाइजेशन कर ली। क्या हमें उन 3 क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया? क्या हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, एग्जैक्ट मैसेज कितने हैं, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? तो नहीं, अभी तक हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलते हैं तो शायद अब हमें सैंपल के आइसोटोप सेपरेट होते नजर आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस टॉपिक के, कि इसको बिल्कुल हम आसान बना लें, सिंपल से पॉइंट्स में डिस्कस करें। तो गैसियस पॉजिटिव आइंस को हमने भेज दिया टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया होता है 500 to 2000 वोल्ट बिटवीन द परफोरेटेड एक्सेलरेटेड प्लेट्स। कितने वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं? हाई वोल्टेज 500 to 2000 वोल्ट। कौन सा चार्ज था इन गैसियस आइंस पर? पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर है ये कौन सी प्लेट की तरफ जाएंगे? ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी यही है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंप्लीट प्रोसेस है, इसको कोशिश करेंगे हम बिल्कुल आसान बना लें, और सिर्फ 3 सेंटेंस में हम इसको कंप्लीट करते हैं, सिर्फ 3 सेंटेंस में, जिसको आपने बार बार रिपीट भी करना है। गैसियस पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखते हैं 3 में से पहला सेंटेंस हम क्या कहने लगे हैं। दीज पॉजिटिव आइंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव आइन कहाँ पर जाएंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ, कैथोड की तरफ। परफोरेटेड प्लेट्स हैं और जाहिर है कि अट्रैक्ट होंगे, इनकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? गैसियस पॉजिटिव आइन विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। स्पीड ऑफ गैसियस पॉजिटिव आइंस विल डिपेंड अपॉन द मास। कि पॉजिटिव आइन की जो स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? मास पर। और याद रखिए आइसोटोप के मासेस क्या हैं? डिफरेंट हैं। और स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? मास पर। तो तीसरा सेंटेंस जो कि कंक्लूजन भी हमें देगा,
वो क्या है? लेसर द mass ऑफ एन आइसोटोप ग्रेटर विल बी द स्पीड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। भाई जिस आइसोटोप की स्पीड कम होगी इसका मतलब उसका मैस ज्यादा है, और जिस आइसोटोप की स्पीड ज्यादा है इसका मतलब उसका मैस कम है, यानी इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा मैस ऑफ आइसोटोप और स्पीड के दरमियान में। अब इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिए, क्या एलिमेंट के आइसोटोप्स आइसोलेट होना शुरू हो गए? क्या ग्रुप्स में डिवाइड होना शुरू हो गए? क्या सबसे आगे वो ग्रुप आ गया जिनका मैस सबसे कम है? क्या उससे पीछे वो रह गया जिनका मैस उससे ज़्यादा है? क्या सबसे पीछे वो रह गया जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगा? तो इसका मतलब ये कि एलिमेंट के आइसोटोप की सेपरेशन शुरू हो गई। किस पार्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो पहला क्वेश्चन था कि एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ मिलना शुरू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो 3 पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किए कि पॉजिटिव आयन, पहला पॉइंट क्या था? पॉजिटिव आयन मूव करेंगे टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। दूसरा पॉइंट क्या था? इनकी स्पीड डिपेंड करेगी मैस पर। और तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर मैस ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। लेसर द मैस ग्रेटर विल बी द स्पीड। सो दिस इज समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड और उससे आगे चलना है एक आपकी कॉन्टीन्यूटी उसमें रहे और उसको समझने में आसानी हो। पहले यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट MCQs हम देख लेते हैं, आपकी असाइनमेंट। A device which is used to find out exact masses of isotope, that is called mass spectrometry, meter, spectrum या combustion tube। तो mass spectrometry, मीटर और स्पेक्ट्रम को मैंने बार बार रिपीट किया हुआ इस लेक्चर के शुरू में, उसको दोबारा से सुनिएगा। नेक्स्ट MCQ, इन डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर डैश सब्सटेंस इज एनालाइज्ड। तो अपने देखना है कि गैस, लिक्विड, सॉलिड या प्लाज्मा में से हम किसको स्टडी करते हैं। नंबर 3, इन डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर हाउ मच प्रेशर इज मेंटेन। इसको भी गौर से सुनिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। हम कितने वोल्टेज को मेंटेन रखते हैं, ये भी आपको आंसर लेक्चर में मिल जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रम क्या है, इसी तरह से मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है और मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, और चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई लो प्रेशर इज मेंटेन इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसका आंसर भी आपको लेक्चर में मिल जाएगा। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, जैसे मैंने शुरू में कहा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।